हेलो दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम प्रतिदिन आप सबके लिए आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आप सबके सामने जो है न्यायपालिका ये टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज से हमारी ये नई वीडियो सीरीज शुरू हो रही है जिसका नाम है न्यायपालिका। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि भारत में न्यायपालिका का गठन कैसे हुआ और न्यायपालिका का रोल क्या है भारत की आज़ादी में और स्वतंत्रता को बनाए रखने में और लोगों के हितों की रक्षा करने में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या पीसीएस का या कोई भी एग्जाम हो। तो दोस्तों, आप आपसे हमारा ये निवेदन है कि अगर हमारा ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए अगर हम बात करते हैं न्यायपालिका की, तो भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका है। देखिए, भारतीय भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका है। भारत की शासन प्रणाली संघात्मक है। भारत की शासन प्रणाली कैसी है? संघात्मक है। अर्थात यहाँ शक्तियों या कार्यों का विभाजन केंद्र सरकार, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य हुआ है, किंतु इन सब के बावजूद भी यहाँ न्यायपालिका एकीकृत है। देखिए, भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका है। भारत की शासन प्रणाली संघात्मक है, अर्थात यहाँ शक्तियों एवं कार्यों का विभाजन केंद्र सरकार, भारत तथा राज्य सरकारों के मध्य हुआ है, किंतु इन सब के बावजूद भी यहाँ न्यायपालिका एकीकृत है। अब देखिए आगे, इसका अर्थ पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। देखिए, इसका अर्थ ये होता है कि पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। केंद्र और राज्यों के लिए पृथक पृथक न्यायालय नहीं है। केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय नहीं है और न ही यहाँ विभिन्न न्यायालयों के मध्य शक्तियों का विभाजन है और विभिन्न न्यायालयों के बीच शक्तियों का विभाजन नहीं है। अब देखिए, मतलब भारत में जो भी न्यायपालिका की व्यवस्था है, इसमें एक ही न्यायालय है पूरे देश के लिए और न्यायालय में शक्तियों का विभाजन नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई। अगर पूछा जाए कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो आप ध्यान रखेंगे भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुएर थे। मतलब भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई और संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मॉरिस गुएर थे। भारत के संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुएर थे। भारत की आजादी के बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में किया गया। देखिए, अगर बात आए आजादी के पहले के भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की, तो आजादी के पहले 1 अक्टूबर 1937 को भारत में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और इसके मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुएर थे। और आजादी के बाद की अगर हम बात करें, तो भारत की आजादी के बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में किया गया।
अब देखिए, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यायपालिका का आकार क्या है। न्यायपालिका के आकार की बात हम कर लेते हैं। देखिए, भारतीय न्यायपालिका का गठन भारतीय न्यायपालिका का संगठन शंकु की आकृति का है, जिसमें सबसे शिखर पर कौन है? अगर ये पूछा जाए तो उच्चतम न्यायालय है। देखिए, भारतीय न्यायपालिका का संगठन शंकु की आकृति का है, जिसमें सबसे शिखर पर उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे अगर सबसे शिखर पे उच्चतम न्यायालय है तो उसके नीचे उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय जिन्हें जिला न्यायालय विभिन्न जिलों में स्थापित किए गए हैं, जिन्हें जिला न्यायालय कहा जाता है, जो विभिन्न जिलों में स्थापित किए गए हैं। जब जब वह सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो वह जिला न्यायाधीश, और जब वह आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो वह सत्र न्यायाधीश कहलाता है। देखिए दोस्तों, जिला न्यायालय की अगर हम बात करें, बात जिला न्यायालय की हो रही है। जब जिला न्यायालय सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो वह जिला न्यायाधीश कहलाता है, और जब वह आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो वह सत्र न्यायाधीश कहलाता है। अब अगला पॉइंट है, जिला एवं सत्र न्यायालय के नीचे मुंसिफ न्यायालय होते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय के बीच नीचे कौन सा न्यायालय होता है? तो मुंसिफ न्यायालय होते हैं, जो हर जिले में अनेक होते हैं। एवं मुंसिफ न्यायालय के नीचे न्याय पंचायतें कार्य करती हैं। मुंसिफ न्यायालय के नीचे कौन कार्य करता है? न्याय पंचायतें कार्य करती हैं, जो गांव में एक होती है। मतलब न्याय पंचायत हर गांव में एक होती है, जो मुंसिफ न्यायालय के नीचे कार्य करती है। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। अब हम ये देख लेते हैं कि स्वतंत्र न्यायालय की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इस बात को डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रत्येक समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से तथा व्यक्ति समूहों का सरकार के साथ निरंतर कुछ कारणों से विवाद चलता रहता है। देखिए, प्रत्येक समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या व्यक्ति समूहों का आपस में अथवा व्यक्ति समूहों का सरकार के साथ निरंतर कुछ कारणों से विवाद चलता रहता है। इसी विवाद को निष्पक्ष रूप से सुलझाने के लिए न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जो इस प्रकार के विवादों की जांच कर दोषी को सजा देने का कार्य करती है, और साथ ही साथ विधायिका द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए नियमों की जांच एवं कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की जांच भी निष्पक्ष रूप से करती है। मतलब विभिन्न व्यक्तियों या विभिन्न समूहों के बीच जो आपस में तनाव या झगड़ा होते रहते हैं, उनको दूर करने के लिए, या फिर जो है विभिन्न समूहों और सरकार के बीच के झगड़ा को दूर करने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ी, जो कि हर तरह के तनाव को दूर करने का प्रयास करती है और जो है दोषियों को सजा सुनाती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं न्यायपालिका के आकार को। देखिए, न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायपालिका में सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। अब इसके नीचे सर्वोच्च न्यायालय, देखिए शंकु के आकार का सर्वोच्च न्यायालय ये है। ये एक ही होता है। शंकु के आकार का जो सर्वोच्च न्यायालय है पूरे देश में एक होता है। उसके नीचे देखिए, उच्च न्यायालय देश के 24 राज्यों में है। अगर उच्च न्यायालय या जिन्हें हाई कोर्ट कहते हैं इसकी बात करें तो ये जो है देश के 24 राज्यों में है। ये सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में एक है,
और उच्च न्यायालय की बात करें तो ये देश के 24 राज्यों में उच्च न्यायालय स्थित है, जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है। इसके नीचे आता है जिला एवं सत्र न्यायालय, प्रत्येक जिले में एक है। जिला एवं सत्र न्यायालय प्रत्येक जिले में एक है। जिला एवं सत्र न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रत्येक जिले में एक है। अब मुंसिफ न्यायालय की बात करें तो प्रत्येक जिले में है। मुंसिफ न्यायालय प्रत्येक जिले में है। मुंसिफ न्यायालय जो है प्रत्येक जिले में है। अब इसके बाद आते हैं ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत हैं ये ग्राम स्तर पे होते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे होते हैं। ये राज्यों में होते हैं, मतलब हर राज्य में होते हैं। न्याय पंचायत जो है हर ग्राम में ग्राम स्तर पर होता है। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात हम कर लेते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो देखिए दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करके उनके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं, ताकि वह अपना कार्य सही ढंग से करें और निष्पक्ष रूप से न्याय कर सकें। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करके उनके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं, ताकि वह अपना कार्य सही ढंग से करें और निष्पक्ष रूप से न्याय कर सकें। अगला पॉइंट है संघात्मक सरकार में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का दायित्व न्यायपालिका पर ही होता है। मतलब संघात्मक सरकार में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का दायित्व न्यायपालिका का ही है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, इसके साथ साथ उस पर मूल अधिकारों के जो संरक्षण, मतलब भारत के संविधान द्वारा जो लोगों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, भारत के नागरिकों को, उन मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व न्यायपालिका पे होता है। इसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अति आवश्यक है और इतने बड़े और महान कार्यों का निष्पादन करने के लिए जो है न्यायपालिका का स्वतंत्र होना और निष्पक्ष होना अति आवश्यक है। इसलिए न्यायपालिका को कुछ अधिकार दिए गए हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को जो है रक्षा की जाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसलिए आवश्यक हो जाती है। अब देखिए, अगर हम बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। इसमें सबसे पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद व विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं है। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद व विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, कोई भूमिका नहीं है। और अगला पॉइंट है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यताएं व अनुभव दिए गए हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यताएं व अनुभव दिए गए हैं। अगला पॉइंट है न्यायपालिका अपने वेतन भत्तों व अन्य आर्थिक सुविधाओं के लिए कार्यपालिका अथवा संसद पर निर्भर नहीं है। मतलब न्यायपालिका अपने वेतन भत्तों व अन्य आर्थिक सुविधाओं के लिए संसद पर किसी भी तरह से निर्भर नहीं है। उनके खर्चों से संबंधित बिल पर बहस और मतदान नहीं होता है। मतलब न्यायपालिका के जो भी खर्चे हैं उन पर और उनसे न्यायपालिका के खर्चों से संबंधित जो भी बिल है उस पे मतदान और बहस नहीं होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है न्यायाधीशों का सेवा काल लंबा व सुनिश्चित होता है। न्यायाधीशों का सेवा काल की अगर हम बात करें तो लंबा और सुनिश्चित होता है। यद्यपि कुछ परिस्थितियों में इनको हटाया भी जा सकता है, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया काफी लंबी व मुश्किल होती है।
मतलब न्यायाधीश जो होते हैं उनका सेवा काल काफी लंबा व सुनिश्चित होता है और कुछ परिस्थितियों में न्यायाधीशों को हटाया भी जा सकता है, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, और महाभियोग की प्रक्रिया काफी लंबी व मुश्किल होती है। अगला पॉइंट है, न्यायाधीशों के कार्यों व निर्णयों के आधार पर उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। देखिए, न्यायाधीशों के कार्यों व निर्णयों के आधार पर उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। और अगला पॉइंट है, जो जो न्यायालय की जो न्यायालय की तथा इसके निर्णयों की अवमानना करते हैं, न्यायालय उन्हें दंडित कर सकता है। देखिए, अगला पॉइंट है, जो न्यायालय तथा इसके निर्णयों मतलब न्यायालय के निर्णयों की अवमानना करते हैं, न्यायालय उन्हें दंडित कर सकता है। सातवां और अंतिम पॉइंट है, न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। मतलब न्यायालय जो एक बार निर्णय दे दिया, उस निर्णय को मानना सामने वाले की बाध्यता हो जाती है। सामने वाला इस बात के लिए बाध्य हो जाता है कि न्यायालय की बात को वो माने। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र न्यायालय का महत्व या लाभ। अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र न्यायालय की का महत्व क्या है, मतलब न्यायालय की स्वतंत्रता का लाभ क्या है, इस बात को हम देख लेते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और न्यायालय की स्वतंत्रता का महत्व और लाभ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व इन तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है। पहला तथ्य है, नागरिकों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा। नागरिकों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा न्यायालय करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। स्वतंत्र न्यायालय ही नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। संविधान ने नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान ने नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं, जिन पर यदि कोई प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करता है तो न्यायपालिका उसे दंडित करने का प्रावधान कर सकती है। देखिए, संविधान जो है नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं और इन मौलिक अधिकारों पर अगर कोई प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करता है तो न्यायपालिका उसे दंडित कर सकती है। इसके लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता का होना बहुत अति आवश्यक है। अगला पॉइंट है, निष्पक्ष न्याय की प्राप्ति। मतलब न्यायपालिका अगर स्वतंत्र है तो वो निष्पक्ष न्याय प्रदान करती है। देखिए, न्यायपालिका को अपने इस महत्वपूर्ण कार्य के संपादन के लिए न्यायालय को अपने इस महत्वपूर्ण कार्य के संपादन के लिए स्वतंत्र होना आवश्यक है। उसके कार्यों में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देखिए, निष्पक्ष न्याय की प्राप्ति। न्यायपालिका को अपने इस महत्वपूर्ण कार्य के संपादन के लिए स्वतंत्र होना आवश्यक है। उसके कार्यों में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है लोकतंत्र की सुरक्षा। अगला पॉइंट है लोकतंत्र की सुरक्षा। देखिए, लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व स्वतंत्रता और समानता हैं। लोकतंत्र के अगर अनिवार्य तत्व की हम बात करें तो स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व हैं। अतः नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता के अवसर उसी समय प्राप्त हो सकेंगे जब न्यायपालिका निष्पक्षता के साथ अपने कार्य का संपादन करेगी। देखिए, लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता और समानता है। लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व कौन-कौन से हैं? स्वतंत्रता और समानता। अतः नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता के अवसर उसी समय प्राप्त हो सकेंगे जब न्यायपालिका निष्पक्षता के साथ अपने कार्य का संपादन कर सकेगी। अगला पॉइंट है संविधान की सुरक्षा। देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान का रक्षक होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान का रक्षक होती है और न्यायपालिका
संविधान विरोधी कानूनों को अवैध घोषित करके रद्द कर देती है। देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान का रक्षक होती है। न्यायपालिका संविधान विरोधी कानूनों को अवैध घोषित करके रद्द कर देती है। अतः संविधान के स्थायित्व एवं सुरक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान का रक्षक होती है। न्यायपालिका संविधान विरोधी कानूनों को अवैध घोषित करके रद्द कर देती है और संविधान के स्थायित्व एवं सुरक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। अब देखिए, अगला पॉइंट है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण। स्वतंत्र न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखकर कार्यकुशलता में वृद्धि करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखकर शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि करती है। अब दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट है, आगे जो टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो इसी वीडियो सीरीज का पार्ट 2 होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं संपन्न होती है और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।